सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मौलाना रूमी ने लिखा है कि एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी और इबादत में इतना मशगूल हो गया कि दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ भुला कर सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए उसके रास्ते पर चलने लगा। मौलाना रूमी कहते हैं कि जी एक वक्त वो आया कि उसके घर में कुछ खाने को भी ना था और फिर ये भी नज़ारा उस शख्स को ज़माने ने दिखाया कि जब उसका घर बार भी ख़त्म हो गया और वो शख्स चलते हुए मौत के इंतज़ार में गलियां घूमता कि अब मेरे पल्ले तो कुछ नहीं बचा, तो ऐसे में सिर्फ इंतज़ार ही कर सकता हूँ कि अल्लाह मेरे हालात को संभाल ले। अच्छा, एक दिन वो शख्स बैठा हुआ था कि उसने देखा कि उसके करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजर रहे हैं। उन घोड़ों की जो सीट है ना सोने और चांदी से बनी हुई थी और उनकी जो पेटों पर कह लें कि सोने के धागे से बने हुए कपड़े चढ़े हुए थे। अब उन घोड़ों पर जो लोग बैठे हुए थे वो किसी शाही घराने के लग रहे थे और उनके सरों पर सोने की टोपियां थीं और ऐसे मालूम होता था कि कोई बादशाह जा रहे हैं। उस शख्स के दरियाफ्त करने पर उसे बताया गया कि जी साथ वाली रियासत का एक बादशाह है और ये सब उसके ग़ुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ये हालत ग़ुलामों की है तो फिर बादशाह की क्या हालत होगी। उस शख्स ने आसमान की तरफ मुँह उठाकर कहा कि मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे नहीं करता लेकिन ये बादशाह ही ग़ुलामों का ख्याल रखना सीख ले। अच्छा, अब इतनी बात कही और वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुज़ुर्ग आए और उसी शिकवा करने वाले शख्स का बाजू पकड़कर उससे एक जगह ले गए जहाँ वही ग़ुलाम, वही घोड़े थे। शिकवा करने वाला शख्स देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी ग़ुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा हुआ है, किसी ग़ुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है, कोई घोड़े को ज़ख्मी हालत में वापस लेकर जा रहा है। वो शख्स ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ और उसने बुज़ुर्ग से पूछा कि जनाब आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है। बुज़ुर्ग ने कहा कि ये वही ग़ुलाम हैं जो उस दिन सोने में लिपटे हुए थे और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए इनकी ये हालत है। बुज़ुर्ग ने नाशुक्री करने वाले शख्स से कहा कि मुझे ख्वाब में बस इतना कहा गया कि शिकवा करने वाले शख्स से कहना कि शिकवा करने से पहले बादशाहों के लिए कुर्बानियाँ देना भी इन ग़ुलामों से सीख ले। अब ये कहानी हमें क्या सबक देती है? यही हकीकत में हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं है, चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, चाहे रिश्तेदारों का मामला हो, चाहे दुनिया का मामला हो। और जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे ना, दीन के लिए, अपनों के लिए, दुनिया के लिए कुर्बानी देना शुरू कर देंगे, अल्लाह पर तवक्कल करना सीख लेंगे, उस दिन अल्लाह ऐसी बादशाहत अता फरमाएगा जो कभी ना ख़त्म होगी। लेकिन सियासत की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ भी कहानी वाला ही हाल है। बादशाह हर कोई बनना चाहता है, हर कोई जिससे पूछ लो उसने बादशाह बनना है, लेकिन कुर्बानी देने को कोई तैयार नहीं है। चाहे मामला मुल्की अवामी मुफाद का क्यों ना हो, कोई किसी के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। यहाँ सब कह लें कि अपने अपने उल्लू सीधे करने में लगे हुए हैं कि मेरा उल्लू सीधा हो जाए और अपने अपने मुफादात के चक्रों में लगे हुए हैं कि किसको कुर्बानी का बकरा बनाया। जहाँ कुर्बानी का बकरा ढूंढा जा रहा होता है, हमने नहीं देनी लेकिन कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा ये ढूंढा जा रहा होता है। अब सियासत में कुर्बानी के बकरे तलाश किए जा रहे हैं। हमारे रहबर यहाँ अपने आप को गर्म हवा का झोंका तक नहीं लगने देते हैं। कुर्बानी ये लोग क्या देंगे? बल्कि जैसे मैंने कहा कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों एक दूसरे को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अब ताज़ा तरीन मामला DGISI की तैनाती का देख लें। अपोजिशन ने यहाँ क्या किया? यहाँ भी इन्होंने कौमी मफाद की खातिर अना को कुर्बान करना गवारा नहीं किया, इदारों और खुसूसी तौर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और ये तासुर देना चाहा कि हुकूमत नालायक है, निकम्मी है, इन्हें कुछ नहीं आता और इसके बस में कुछ भी नहीं है। यानी हसास और कौमी मामले पर भी हुकूमत की टांग खींची गई और अपोजिशन ने यहाँ भी खुद को बरतर साबित करने की कोशिश की कि अगर अपोजिशन हुकूमत की जगह पर होती तो ऐसी सूरत हाल तो पैदा ही ना होती। जैसे कभी ये लोग तो हुकूमत में थे ही नहीं और जब थे तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी और सब कुछ बड़ा ही बेहतरीन हो रहा था। ऐसे कहते हैं जैसे इनको कभी मौका ही ना मिले हुकूमत में रहने के। अब लग ऐसा ये रहा है कि हुकूमत इस मसले से बड़े अच्छे अंदाज में निकल जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बात बाकायदा जाहिर कर दी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है, फेस एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता देते हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से बात वाज़ेह कर दी है कि जी पाक फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर हैं और इस बात का बड़ा दुख है अपोजिशन को बाय द वे। और दोनों के दरमियान जो पाक फ़ौज है, हुकूमत है, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई तनाव नहीं है। ये बात खाए चले जा रही है अपोजिशन को कि क्यों नहीं है, तनाव क्यों नहीं है।
अच्छा, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, उसमें जो मौजूदा सूरत हाल है उस पे पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया गया था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये कहा कि जी हुकूमत और फ़ौज में किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है, अस्करी की आदत से मेरे से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं हैं और DGISI की तैनाती पर होने वाली जो क्यास आराई हैं वो बिल्कुल गलत हैं, दुरुस्त नहीं है। इसमें तकनीकी एक खामी थी जो ठीक भी हो जाएगी। अब नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इस मामले की अहमियत को अच्छे तरीके से जानते हैं और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का जो हंगामी इजलास है वो तलब किया था और इस हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ के जो तमाम अरकान हैं और जो तमाम सैनेटर्स हैं, कौमी असम्बली के अरकान और सैनेटर्स, उनको अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई थी। अब इस पूरी सूरत हाल पर अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू हो गई है और अब लग ऐसा रहा है अब जो मामला है कि जी मामला अब शायद हुकूमत के कंट्रोल में आ चुके हैं। और मैं अपोजिशन से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अपने अमल और अपने अल्फाज से दुश्मन की मुंह में ज़बान मत दीजिए, ना करें ऐसा, क्योंकि दुश्मन को तो सिविल मिलिट्री ताल्लुक हम नहीं हो रहे और वो झूठी खबरों के ज़रिए उन्हें ख़राब करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा भारत को मुंह की खाना पड़ती है। अब फवाद चौधरी साहब भी ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या कहना है फवाद का, ज़रा क्लिप चलाइएगा। जी, तो सुना आपने फवाद चौधरी साहब को। अच्छा, इस मामले पर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में पता है क्या कहा? उन्होंने कहा जी ISI चीफ की तकर्री से मुतालिक हमारा जो मौक़िफ़ है ना वो ये है कि ये हुकूमत है ही ना अहल। आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी के वक्त भी 5 मुसव्विदे बने थे। मुझे इल्म नहीं है कि फ़ैसला तब्दील होगा या बरकरार रहेगा, अल्लाह खैर करे। अब आसिफ अली जरदारी साहब का ये भी कहना था कि इमरान खान ये सूरत हाल क्या संभाल लेंगे, उन्होंने अपने सियासतदान ही मुश्किल से संभाले हुए हैं। अब बिलाशुबा मुफाहमत के बादशाह ने इमरान खान साहब की हुकूमत पर तंज के तीर बरसाए हैं, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि जल्द ये मामला तय हो जाएगा और अल्लाह खैर करे। यानी जरदारी साहब ने तनकीद बराए तनकीद नहीं की, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह की। अब फवाद चौधरी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट ये करते हैं, ये ट्वीट ज़रा चलाइएगा स्क्रीन पे ताकि साथ साथ नाजरीन पढ़ भी लें। वो लिखते ही हैं कि जी नए जो DGISI उनकी तकर्री का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एक मखसूस तबका इस मामले पर जो खेल खेलना चाहता है वो नाकाम हो चुका है। अब कहा यह जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नए DGISI के लिए जो इंटरव्यू करेंगे उन ओहदों पर तैनाती से पहले मुलाकात एक अमूमी जो रिवायत है वो होगी और रिवायत है और ऐसे अमल को भी मुतनाज़ बनाना इंतहाई नामुनासिब है। अब फवाद एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं कि उनके मुखालिफिन इदारों को आपस में लड़ाने की ख्वाहिश दिल में ही रखें और अपनी रसीदें तलाश करें, क्योंकि उन्हें अपने अमाल का, अपने माल का, अपनी करप्शन का जवाब देना ही पड़ेगा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि हुकूमत एहतसाब के अमल को शफाफ तरीके से आगे लेकर जाना चाहती है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि वो सियासतदान जिन पर नैब के केसेस हैं वो एक एक करके सलाखों से बाहर आते चले जा रहे हैं और बाहर आकर ये रहबर एहतसाब को इंतकामी कार्रवाई करार दे देते हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी हुकूमत के जो एहतसाब को आड़े हाथों ले ली है और क्या उन्होंने कहा जरदारी साहब ने कि जब तक मईशत मजीद नीचे ना आ जाए एहतसाब का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। और जरदारी साहब ये भी समझते हैं कि हुकूमत का एहतसाब का जो नारा है ना अब बड़ा खोखला हो चुका है और अगले इलेक्शन में एहतसाब का नारा नहीं चलेगा। इसीलिए अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी जिसने बहुत सब्र किया, बहुत तहम्मुल के साथ नैब के मुकदमात का सामना भी किया, लेकिन हुकूमत अपने इरादे में पुख्ता दिखाई देती है। और यही वजह है कि साहब ने चेयरमैन नैब को कहा था कि हम नैब के साथ हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं, जबकि चेयरमैन नैब कई मौके पर ये कह चुके हैं कि बिला तफरीक एहतसाब कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। चेयरमैन नैब का एक क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। जी, तो सुना आपने चेयरमैन नैब को। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म भी कह चुके हैं कि नैब एहतसाब तो कर रहा है, लेकिन एहतसाब का ये अमल मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। एहतसाब पर सवालिया निशान तो लगेगा जब नैब की इतनी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन होगी और एक के बाद एक मुलजिम बरी होता चला जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा? सवाल उठेंगे, लोग पूछेंगे कि नैब आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि तो दावे बड़े बड़े कर दिए जाएँ और परफॉर्मेंस ना हो, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, तो फिर सवाल उठते हैं और जवाब देने भी पड़ते हैं। अब चेयरमैन नैब क्या कहते हैं कि जी हमारी अव्वलीन तरजीह है कि एहतसाब के ज़रिए मुल्क में करप्शन का खात्मा कर दिया जाए। यकीनी तौर पर नैब की कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी, लेकिन फिर सवाल अपनी जगह, फिर सवाल कि जी नैब की एहतसाब की तलवार सिर्फ मुल्जिमान पर लटकती क्यों रहती है, चलती क्यों नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में कहा जा सकता है कि जी वो सियासी शख्सियत हैं, लेकिन नैब की परफॉर्मेंस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुकी है और चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स किसी को भूले नहीं हैं कि करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का आगाज़ नैब के दफ्तर से होता है।
अब कानूनी पहलुओं का तफ्तीशी अफसरान को पता ही नहीं होता और इस तरह बरसों तहकीकात चलती रहती हैं और फिर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे रहबर एहतसाब को इंतकाम का नाम देने की कोशिश करते हैं। अब ये कोशिश नाकाम कोशिश कह लें, किस तरह की भी कोशिश कह लें, लेकिन वो कोशिश करते हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब एहतसाब पर अक्सर सवाल उठाते हैं, उनका क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। जी सुना आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। मेरा सवाल हर उस सियासतदान से है जो नैब के केसेस का सामना कर रहे हैं कि क्या एहतसाब और एहतसाब के इदारों को निशाना बनाने से काम चल जाएगा? कब वो वक्त आएगा जब हमारे रहबर एहतसाब पर सवाल उठाने के बजाय अपने इल्ज़ामात का जवाब दे दें, मामला सारा क्लियर हो जाए कि खुद को क्लियर कर लें जवाब दे के। सिर्फ शिकवे शिकायतें यही चल रहे और ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं कि जी यहाँ मुल्क तबाह हो गया, वज़ीर आज़म एहतसाब खेल रहे हैं और उन्होंने मुल्क को इकट्ठा करने के बजाय नाइत्तफ़ाक़ी पैदा की है। अब मेरी बड़ी अदब से अब्बासी साहब से अर्ज़ ये है कि हुकूमत जब भी कहती है कि मुल्की मुफाद के लिए मिलकर बैठते हैं तो हुकूमत के बकौल आप लोग उनके सामने NRO की शर्त रख देते हैं। मिलकर नहीं बैठते हैं जब तक आप कहें कि NRO की शर्त हमारी पूरी ना हो। साफ अल्फाज में अगर बात करूं, और इमरान खान साहब तो ये बात कहते हैं कि जी जब भी अपोजिशन के सामने कोई बिल रखा जाता है तो वो क्या कहते हैं जी नैब कवानीन में तरमीम का जिक्र छेड़ देती है अपोजिशन, जो कि वज़ीर आज़म के बकौल नैब कवानीन में NRO देने के मुतरादिफ है। इसीलिए हुकूमत और अपोजिशन में बन नहीं पाती है। यानी वो कहते हैं कि हम आपकी बात तब सुनेंगे जब आप हमारी ये बात मानेंगे। शर्त रख देते हैं, इसको सीधे अल्फाज में ब्लैकमेलिंग ही कहेंगे ना, कि ब्लैकमेल किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। और यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं कि नैब जो मर्जी कर ले, वो नैब से डरती नहीं है। वैसे मरियम मेरे ख्याल से आप तो शायद पता नहीं किससे डरती हैं, किसी का एहतराम आप करती हैं कि नहीं करती हैं। मरियम का क्लिप चलाइएगा ज़रा। जी सुना आपने मरियम नवाज साहिबा को। मरियम अब भी इदारों के साथ क्या कर रही हैं? महाजराई। ये महाजराई की बातें हैं ना नाजरीन। क्या कह रही हैं मरियम कि जी नैब और हुकूमत जो मर्जी कर लें, इन्हें किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का खौफ नहीं है। और इसी की शिकायत नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी की थी कि जब नैब मरियम नवाज को पेशी के लिए बुलाता है तो वो नैब को डराने धमकाने पर उतर आती हैं। अभी किस किस्म का मुझे बताएं कि प्रोफेशनल रवैया है, किस किस्म का ये मैच्योर रवैया है, या आपकी जो पोजीशन है, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप इदारों को डराने धमकाने पर आ जाती हैं। ये किस किस्म का वतीरा है? मुझे आपका वतीरा समझ नहीं आता है। मतलब कभी नैब पर पत्थर बरसाने का काम शुरू कर दिया जाता है, इदारों के साथ आप लड़ना शुरू कर देते हैं आप लोग। हुकूमत का ये मानना है कि जी मरियम साहिबा अगर बेकसूर हैं तो अदालत में सबूत जमा करवा दें। सीधी सी बात है, सीधा से एक रास्ता अदालत जाएं, सबूत जमा करवाएं, बाइज्जत बरी हो जाए। जबकि मरियम नैब न्याजी गठजोड़ का बयानिया अवामी हलकों में फैलाने की कोशिशों में लगी रहती हैं। हुकूमत मरियम नवाज के नैब से ना डरने वाले बयान पर यह मौक़िफ़ देती है, ये कहती है कि अगर मरियम साहिबा और उनके वालिद को नैब का डर होता तो उन पर करप्शन के मुकदमात ना बनते। और फवाद चौधरी साहब भी अपोजिशन को ये ऑफ़र बार बार दे चुके हैं कि अपोजिशन अगर अपने करप्शन केसेस से छुटकारा वाकई चाहती है तो जो लूटी हुई दौलत है ना वो वापस कर दे और फिर उसके बाद अपोजिशन आज़ाद है। अपोजिशन इसके बाद जहाँ जाना चाहे चली जाए। अब एहतसाब पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जो आपके सामने खींचातानी जो इसको देखते हुए, ये जो इस टाइम पे सिचुएशन है, इसको देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि एक वक्त आएगा जब तमाम अपोजिशन इकट्ठी होकर उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और देख लें कि हर बार ऐसा हुआ भी। क्या कहना था इमरान खान साहब का? ज़रा उनका क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। जी तो सुना आपने इमरान खान साहब को। आज हुकूमत क्या कहती है कि जी वज़ीर आज़म साहब ने जो बरसों पहले कह दिया था, आज आप देख लें कि ठीक वैसे ही हो रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि सियासी जमातें जो एक दूसरे की हरीफ हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। और हुआ क्या? ऐसा ही हुआ कि तमाम सियासी जमातें ये इकट्ठी हो गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। PDM इत्तेहाद बना। इसने हुकूमत को सिर्फ इस वजह से टफ टाइम देना चाहा ताकि हुकूमत प्रेशर में आ जाए, दबाव में आ जाए, इनके सारे मुकदमात ख़त्म कर दे। हुकूमत गिराने के लिए PDM ने तरह तरह की मार्च की कॉल दी। आर हो गया, पार हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये अगले घंटे में हो जाएगा, ये 2 घंटे में हो जाएगा। देख लें क्या हुआ। फिर PDM अपने मकासद में कामयाब होने के बजाय टूट फूट का शिकार हो गई, क्योंकि मकसद एक्चुअली अवाम की फलाह नहीं था, अपना उल्लू सीधा करना था। और जब आपका मकसद क्लियर नहीं ना होगा नाजरीन,
जब आपको पता नहीं होगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, क्लियर नहीं होगा, मतलब इनको तो पता है क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन अवाम बेचारी का एक कंधा इस्तेमाल कर रहे थे और ये क्लियर बता नहीं रहे थे कि इनके अपने मुफादात हैं, अपने अपने उल्लू इन्होंने सीधे करने हैं, अपने अपने मुकदमात से छुटकारा चाहते हैं, किसी तरह से हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, एनआरओ चाहते हैं आम अल्फाज में। तो फिर यही होना था जो इनके साथ हुआ। ज़रा अगला क्लिप होगा मौलाना फजल रहमान साहब का, चलाइएगा। जी सुना आपने मौलाना साहब को। अब ये पीडीएम किस मकसद के लिए बनी थी, क्यों बनी थी, इसका जिक्र मैंने अपने प्रोग्राम से बहुत बार किए है और नाज़रीन सब कुछ समझ चुके हैं कि आखिर इनका मकसद क्या था पीडीएम बनने का। और इन तहरीकों और अपोजिशन के बयानात से एक बात अब बड़ी क्लियर हो गई, बच्चा समझ गया है कि अपोजिशन अपने ऊपर जो कायम मुकदमात हैं ना, उनका सामना नहीं कर सकती, सामना करने से कतराती है और हुकूमत को दबाव में लाकर एनआरओ लेना चाहती है। अच्छा, जो सच्चा बंदा होता है ना, जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है किसी किस्म का, तो उसको नींद नहीं आती। वो कहता है जब तक ये इल्ज़ाम क्लियर नहीं ना होगा मुझे सुकून से नींद नहीं आएगी। ऐसा ही होता है ना नाज़रीन, कि वो कोई भी छोटी सी बात हो और आप हक सच पर हो तो आप इंतज़ार कर रहे होते कि जल्दी से ये जो बोझ आपके सर पर है, ये भी किस्म का प्रेशर होता है कच्चे बंदे के सर पे कि जल्दी से उतरे ये बोझ और क्लियर हो जाए सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपको खुद बल्कि इंतज़ार होता है, यहाँ पर एनआरओ लेने का इंतज़ार होता है, किसी किस्म की कोई डील हो जाए, किसी किस्म के, जैसा कोई हुकूमत बार बार ये कहती है कि जी हम जब भी मिल बैठ के कोई मामला हल करने की बात करते हैं तो ये सामने से ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी ये शराइतें हैं, हमारे ये मामलात हैं, यहाँ पे हमारी सुन लें, जो कि सीधा सीधा एनआरओ मांगने के 100 तरीके होते हैं कि हमारे ये तरीके, हमारी शराइत पूरी कर दी जाए तो हम ये आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। इसको सीधे आम अल्फाज में कहूँ तो अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, यानी एनआरओ मिल जाए वरना हम ये नहीं करेंगे। बाकायदा हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाता है और इनका सिर्फ एक मकसद है कि इनको किसी तरीके से एनआरओ मिल जाए। अगर ये सच्चे हैं, अगर ये सही हैं, तो इनको चाहिए कि वाकई ये मुकदमात का सामना करें, जैसे हुकूमत बार बार इनको कहती है, ये मुकदमात का सामना करें, अपने ऊपर लगे हुए ये कहते हैं ना इल्ज़ाम है तो क्लियर करें उनको, दूध का दूध पानी का पानी करें और अदालतों से बरीउज़्मा हो जाएं। लेकिन ये ऐसा करते नहीं क्योंकि इनको शॉर्टकट चाहिए, इनको एनआरओ चाहिए। और अब ये जो इनके दाव है ना, जिस पे ये चलते रहे हैं आज तक, अब लगता है कि जो इनके जो दाव है ना, ये सिलसिला अब मज़ीद चलने वाला नहीं है क्योंकि वक्त वाकई बदल चुका है। और ये अपोजिशन की जो चीखें निकल रही हैं ना, वहाँ से अंदाज़ा होता है कि इस मामले में एटलीस्ट तब्दीली आ चुकी है। और अब ये जो इनका वतीरा है, जो अपोजिशन वालों का, जब हुकूमत में थे तब भी चलता रहा, तभी मुल्क का ये हाल कर दिया गया, और अब भी इनके वतीरे जो है ना ये चलाने की कोशिश करें, लेकिन मज़ीद चलने वाले नहीं क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब वक्त बदल चुके हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर में आपको याद है 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में मंचलों ने एक खातून के साथ, आपको याद है कितनी बदतमीज़ी की, टिकटॉकर खातून थी आयशा, कपड़े तक उसके फाड़ दिए गए, उसे हवा में उछालते रहे। उसके बाद सोशल मीडिया समेत पूरा पाकिस्तान इस वाक़े के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ और आयशा को इंसाफ दिलाने के लिए सियासतदानों, सिविल सोसाइटी और जो आम आवाम है, सबका मौक़िफ़ एक ही था कि मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन नाज़रीन कुछ दिन पहले इस केस में एक नया मोड़ इस तरह आया और इसने, अगर मैं कहूँ, सबको हिला के रख दिया तो गलत नहीं होगा, जब ये मुतासरा खातून जिनका नाम आयशा है, इन्होंने तमाम वाक़े का ज़िम्मेदार अपने साथी जिनका नाम है रैम्बो, उनको ठहरा दिया। और आयशा ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस को जमा करवाए गए जो तहरीरी बयान है उसमें ये कहा है कि जी पाक जाने का जो मंसूबा है वो रैम्बो ने बनाया था और रैम्बो ने अपने साथियों के हमरा मेरी नाजेबा वीडियोस बना रखी हैं। वीडियोस की वजह से रैम्बो मुझे ब्लैकमेल करता रहा। रैम्बो मुझे ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए भी ले चुका है और कहती हैं जी कि मैं अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे रैम्बो को देती रही हूँ। अब इस तहरीरी बयान के बाद पुलिस ने आयशा के साथी रैम्बो को तो हिरासत में ले लिया और फिर इसके बाद आयशा और रैम्बो की एक मुबैना जो ऑडियो टेप है, नाजेबा वीडियोज़ ने नए सवालात भी खड़े कर दिए हैं। और ये जो ऑडियो टेप है इसमें आयशा रैम्बो से कहती हैं कि जी 6 मुजरिम हैं जिन्हें मैंने शनाख्त किया है और रैम्बो टिकटॉकर आयशा से कहता है कि फ़ी मुजरिम कितने पैसे लिए जाएं, ज़्यादातर तो गरीब हैं, जिस पर आयशा जवाब देती हैं कि मुश्किल से इन लोगों ने 5-5 लाख ही करने हैं। अब नाज़रीन दूसरी तरफ इन दोनों के जो लीक वीडियोज़ हैं उसके मामले पर पुलिस ने जो इंसदादे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है इसके तहत लीगल डिपार्टमेंट से रब्ता भी कर लिया और इस हवाले से पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि जी रैम्बो और आयशा ने मर्ज़ी के साथ ये काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की हैं। और पुलिस का ये भी कहना है कि जी मर्ज़ी से वीडियोज़ बनवाना और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना ये जुर्म है।
इस बारे में बात करने के लिए मेरे मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा खरी बात करते हैं, साफ बात करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनकी मुखालिफत भी करते हैं, लेकिन वो खरी बात ही करते हैं। पाकिस्तान के मशहूर मुसन्निफ़ हैं, हिदायतकार हैं, शायर हैं, अदाकार खलीलुर रहमान कमर साहब। बहुत शुक्रिया खलील साहब आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। खलील साहब, ये भी जो मामले ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया कि पहले तो वो लड़की के साथ ज़्यादती की गई, जिस तरह बदतमीज़ी की गई, सबके सामने उसको हवा में उछाला गया। उसके बाद अब वाक़या ये सामने आता है कि कोई ऑडियो टेप भी आ गई जिसमें वो 5-5 लाख रुपए वाली बात भी हो रही है। अब वो अपने साथी रैम्बो के बारे में कह रही हैं कि वो भी ब्लैकमेल करते थे। इस पूरे मामले को अब आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि लोग भी परेशान हैं कि ये लोग मजलूम हैं या फिर मुजरिम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। पहली बात तो ये फ़िज़ा, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा कीजिए कि ये फाहिशा लड़की जो है वो अपने करतूतों के हाथों खुद अपने दाम में आ गई है, वरना इसने जो मुल्क की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया था उसका शायद हम अगली 2 डेकेड्स तक जवाब देते रहते। मैं सवाल पूछता हूँ कि ये कब तक चलेगा कि हमारे यहाँ एक ऐसी लड़की ऐसे मुक़द्दस दिन जब मेरा मुल्क आज़ाद हुआ था, जब वो अपने कपड़े फड़वाने के लिए साथ अपने 10-12 लोग लेकर गई और ये साफ नज़र आ रहा था, मैं हैरान था अपनी क्रिमिनोलॉजिस्ट के ऊपर कि आप उसको अंदाज़ा नहीं कर रहे थे जब वो 2 दिन तक चुप रही है और उसने बीच में अपनी वीडियोज़ अपलोड की हैं, अपने टिकटॉक्स अपलोड किए हैं। तो क्या ये बात समझने के लिए हमें 2-2.5 महीने का इंतज़ार करना था? देखिए, एक बात को समझना बड़ा ज़रूरी है, जिस मुल्क की इज़्ज़त, आबरू और हुर्मत के लिए सैकड़ों फ़ौजी और नॉन फ़ौजी लोग जाने देते हैं अपने मुल्क के लिए, उस मुल्क की आबरू को एक छिछोरी फाहिशा लड़की जो मुसलसल गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, आप क्या उसके हाथों उसको पामाल होने देंगे? आपको याद है इंडियन मीडिया ने किस तरह इंडियन मीडिया हमारे ऊपर भौंका था इस बात के ऊपर। खुदा का ये शुक्र अदा कीजिए कि ये लड़की एक्सपोज हो गई, वरना यहाँ एक नाम निहाद एंकर ने मुंह फाड़ कर ये भी कह दिया था कि शुक्र है मेरे घर में बेटी पैदा नहीं हुई। अरे दुनिया में अब बेटियों के लिए और बहनों के लिए सबसे महफूज मुल्क यही है। मैं तो हैरान होता हूँ कि इन लोगों को बात करते हुए ये एहसास नहीं होता कि इस बात के जब मानी डिकोड होंगे तो मेरे मुल्क के माथे पर कितनी बड़ी कलख मली जाएगी। याद रखिएगा फ़िज़ा, इस लड़की को अगर जाने दिया गया, ये सहारे बंद किए जाएं, मेरी वीडियो बनाई गई हैं और वो ब्लैकमेल कर रहा है, ये वकीलों के सिखाए हुए गोरे हैं जो मुझे हरास किया जाता है, ये सब वकीलों के सिखाए हुए गुर हैं। अच्छा खलील साहब, आप बात मुकम्मल करें, अगर आप मुझे इजाज़त दें। एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, ये जिस तरह वीडियोस बनाई जाती हैं, जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे दे रही हूँ, एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि आप वीडियोस बनवाते क्यों हैं? मतलब आप किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। और मैं अक्सर ये प्रोग्राम में बात करती हूँ जब भी ऐसा कोई इशू सामने आता है कि जैसा ये नूर मुकद्दम का जो केस है कि जो वालिदैन हैं उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे घर से गए कहाँ पर हैं। आप भी एक वालिद हैं, आपकी माशाल्लाह बेटियाँ हैं और मैं आपके घर भी आई हूँ, मैं जानती हूँ कि आप कितने अच्छे तरीके से आपके घर का सिस्टम है, अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ, नज़र रखनी चाहिए बच्चों पर। खलील साहब, आपकी जॉब जैसी भी हो, आपकी फील्ड में आप कितने भी बिजी हो, अब यहाँ पे कुछ वालिदैन ऐसे हैं, सॉरी टू से, कि वालिदैन को शायद अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कैसी कंपनी है, किन लोगों में उठते बैठते हैं, कौन सी पार्टीज करके आ रहे हैं, कुछ नहीं पता होता। जब मामला हाथ से निकल जाता है तो फिर वालिदैन भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि बड़ी देर हो गई है। तो क्या इसमें वालिदैन की तरबियत का भी कसूर होता है? अगर तरबियत नहीं तो फिर शायद फिर किस चीज़ का कसूर होता है? आप ज़रा वाज़े कर दें, ऐसे वालिदैन जो सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, उनकी ज़रा रहनुमाई कर दें। फ़िज़ा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लड़की पहले दिन से ही मुसलसल झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। इसने जितनी दफ़ा अपने बयान बदले हैं और जिस हट धर्मी से और जिस ठस्से के साथ ये बयान बदलती है, मैंने तो ये बेशर्मी कम देखी है, इवन ऐसी लड़कियों में भी कम देखी है। उसको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, उसको एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं कि उसके एक इस घटिया एक्ट से मुल्क की किस कदर बदनामी हुई है। और हमें 2 महीने तक इंटरनेशनल मीडिया को क्या क्या जवाब देने पड़े हैं। और आपको याद रखिएगा, एक दफ़ा तो इसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हिला दिया था कि अब हमारी अगर हमने इस पर फौरी इंसाफ ना दिया
तो पता नहीं इंटरनेशनल मीडिया क्या सोचेगा कि यहाँ पर, बल्कि मैं कई नाम नहाद सूडोस के मुंह से सुनता आया हूँ ये बकवास कि ये मुल्क जो है वो औरत दुश्मन है, इस तरह के घटिया जुमले भी कहे गए। मैं आपको अर्ज करता हूँ, सवाल ये है कि माँ बाप जो हैं वो एक उम्र तक आपको काबू में रख सकते हैं, वो यकीनन असरअंदाज होती हैं चीज़ें जो आपने उसकी तरबियत में डाली होती हैं, लेकिन अगर कोई लड़की काम के लिए निकल जाए और वो जाके वहाँ इस तरह की बेहुदियाँ करे तो वो हो जाती है खुद इख्तियार। उस खुद इख्तियारी में जब वो इस तरह की चीज़ें करती है तो उस वक्त तक वालिदैन को पता नहीं चलता जब तक ये खबर बनकर बाहर नहीं निकल आती। यकीनन कहीं ना कहीं उनको एहसास होगा, मैं उन पर कोई ताना नहीं कसना चाहता, उनको आज एहसास होगा कि कहाँ उनके हाँ इस लड़की की तरबियत में कमी रह गई है। मैं अर्ज़ करना जो चाहता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये लड़की नज़र आ गई। अब खुदा के वास्ते इसको लड़की होने का सहारा दे के अगर आप इसको जाने देंगे तो आप मेरे मुल्क की करोड़ों लड़कियों की बेइज्जती करेंगे। इसने वहाँ उनकी बेहुरमती की है, इसने मेरे मुल्क की बेहुरमती की है। वो लड़कियां जो सचमुच जिनके साथ अल्लाह माफ़ करे ऐसा कोई खुदा न खास्ता वाक़या हो जाता है, कल हम उनको भी शक की नज़र से देखेंगे। ऐसी लड़कियां जो सचमुच हरास की जाती हैं, उनको भी इसी तरह शक की नज़र से देखा जाएगा। ये वो जुल्म करके गई है जो अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ के अंदर, यस ये लड़की उनके लिए मसला बन गई है। ये कहीं दिमाग में ये फिट हो जाएगी बात कि इस तरह की लड़कियां हमारे माशरे में मौजूद हैं। इस लड़की को इतनी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं दूसरी बात, वो जो 200-250 लड़के थे जिनके बारे में जिन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए और जिनके माँ बाप की मोहल्लों में, शहर में, मुल्क में बेइज्जती हुई, कोई है जो ये कह रहा हो कि अब उनके सामने जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है? पता नहीं उनमें से कितने इन 12 लड़कों से इसको छुड़ाने के लिए आए थे। ये तो प्लान करके आई थी कि वे कपड़े फाड़े जाएंगे और ये हवा में उछाला जाएगा। खुदा के वास्ते ये रियायत मत दीजिएगा। यानी खलील साहब आपकी बात से मैं ये कंक्लूड करूं, ठीक है इस लड़की ने बहुत गलत किया, मैं अग्री करती हूं, लेकिन खलील साहब जो लड़के ठीक है कुछ बचाने के लिए आए होंगे, वो भले घर के लड़के होंगे, उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन कुछ लोग उस तमाशे में भी इन्वॉल्व थे जिसको उछाल रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है उन लड़कों की तरबियत के हवाले से भी ये वही लड़के थे जो इस साथ लेके आई थी? मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने भी जिंदगी गुजारी है। मतलब सारे लड़के इसके साथ ही थे? मैंने इसी मुल्क में जिंदगी गुजारी है। मेरी बात सुनो, यहाँ मैंने ये मंजर कभी नहीं देखे हुए। ये वही लड़के उछाल रहे थे इसको जो ये साथ लेके आई थी, और वो प्लान्ड मूवमेंट थी, वो प्लांटेड प्रोग्राम था जो चल रहा था। ठीक है, सिर्फ इतना है कि वो जो बीच में आए, मैं आज मैं उनको शक का पूरा फायदा देना चाहता हूँ। जिस कदर गिरगिट की तरह इस लड़की ने झूठ बोला है, रंग बदले, और जिस कदर झूठ बोला इसने पैदर पे, एवरी वीक शी गिव्स अस अ न्यू स्टोरी। आप देखिए ये बेशरम लड़की पूरे मुल्क में मशहूर है इस वक्त, और ये मशहूर नहीं है, बदनाम है। इसको ये कोई एहसास दिला दे जाके कि ये शोहरत नहीं बदनामी है, और इस बदनामी के साथ जुड़ी हुई है मेरे मुल्क की इज्जत और मेरे मुल्क की खातीन की इज्जत। खुदा के वास्ते इसको कतई इस एंगल से मत देखिए कि उसमें और लड़के भी शामिल हो गए थे। अब आप ये समझ लीजिए जिन लोगों ने प्लान किया था वही ये कर रहे थे, बाकी यहाँ किसी की जरूरत नहीं होती। हमने क्या जिंदगी नहीं गुजारी इस मुल्क में? यहाँ पहले तो ऐसा कभी वाकया ना हुआ, और ठीक उस दिन ये बेहुरमती की गई जिस दिन इस मुल्क की आज़ादी का दिन था। हाँ, आप और उस जगह पर उस मुकाम पर कल्परेट नहीं पाते उस मकाम पर, और इस कदर बेहुरमती मुल्क की कि हमें लगा हम सकता से गए सब लोग, जो बाप थे वो, जो भाई थे वो, और पूरा मुल्क और रियासत वो कांप गई इस लड़की के फेल के ऊपर। और आप खुदा के वास्ते इसको बच के जाने ना दीजिएगा। जी ठीक है चलिए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापसी पे बात करते हैं और एक इसी से रिलेटेड कुछ एक अहम इश्यूज़ पे बात करें। खलील साहब मेरे साथ मौजूद हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। खलील रहमान कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खलील साहब, मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे मैं ये बात करना चाहूँगी कि पहले हमने बात कर ली आयशा वाला जो वाक़या पेश आया है ये ग्रेटर इकबाल पार्क में, जिस पर आपने क्लियरली बताया। जो लोग नाजरीन ब्रेक से पहले नहीं थे हमारे साथ, ज़रा उनको बता दूँ। खलील साहब का कहना है कि जितने लड़के वहाँ पर उसको उछालते रहे वो तमाम लड़के वो अपने साथ वहाँ से लेकर आई हुई थी जहाँ से आई थी, और वो लड़के जो बचाने के लिए गए थे। हमारे पाकिस्तान का कल्चर ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको तंग किया होगा। बात क्लियर है कि वो लड़की खुद ये सब कुछ प्लान करके आई थी उस दिन उस मुकाम पर पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। अच्छा खलील साहब, ये तो चले उस लड़की का एक वाक़या है जिसकी शायद मेरे ख्याल से अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो थोड़ी बहुत होगी भी वो उसने ख़राब कर ली होगी। लेकिन हमारे जो सियासतदान है जिनको आए रोज़ लोग टीवी पर देखते हैं, जो बाकायदा बहुत से लोगों का रोल मॉडल है, हमारे सो कॉल्ड रहबर, मैं सो कॉल्ड इसलिए कहती हूँ कि रहबर वाला किरदार तो अदा करते ही नहीं है, सियासत में मुखालिफत में बदअखलाकी की खलील साहब ये सारी हदें पार कर जाते हैं। अगर आप ट्विटर फॉलो करते हो, ट्विटर ट्रेंड्स आप देखते हो, ट्विटर पर अगर आपका अकाउंट हो तो आप देखते होंगे कि सियासी जमातें एक दूसरे की ज़ात और फैमिलीज तक पे हमले करती हैं और बिलो दी बेल्ट बातें शुरू कर दी जाती हैं। ऐसी ज़बान बोली जाती है एक दूसरे के खिलाफ, इवन असम्बली के अंदर खड़े हो किस तरह की बातें कर दी जाती हैं। कभी किसी खातून को ट्रैक्टर ट्राली कह दिया जाता है, किसी खातून मेंबर को चैम्बर में अकेले मिलने की बात कर दी जाती है। एक दूसरे की बीवियाँ इज्जतें होती हैं, उनको डाकू रानी, जादूगरनी ऐसे लक़ब दिए जाते हैं। तो ये एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, ख़वातीन का एहतराम नहीं करते, तो ये लोग मुआशरे को क्या पैगाम देते हैं खलील साहब? इससे हमारे पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होता होगा? पहली बात तो ये है फिज़ा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हमारे सियासतदान और असम्बलियों में बैठने वाले लोग किसी भी तरह हमारे रोल मॉडल है। ये तो वो झूठ है जो हम मुंह पर खड़े होकर बोलते हैं। दूसरी बात यह है, इसका नाम रखा हुआ है मुकद्दस ईवान। ये मुकद्दस ईवान नहीं है, ये वो अखाड़ा है जिस पर दुश्मन पहलवान एक दूसरे से उलझने के लिए आते हैं। और इन्होंने असल में प्रॉब्लम क्या है, मैं शुरू से इस घटिया पार्लिमानी निज़ाम का मुखालिफ हूँ। अल्लाह करे कि हमें इससे किसी रोज़ निजात मिल जाए, वरना मैं आपको बताऊं ये पार्लिमानी निज़ाम सिर्फ एक ही सूरत चल सकता है। पहले तो लगता था कि मैं जोक कर रहा हूं कि जिस आदमी ने वोट दिया है ना उसके पास वोट वापस लेने का हक भी हो, फिर ये बड़े बंदे के पुत्र बन जाएंगे और ये किसी की तौहीन नहीं करेंगे। और सिर्फ ये इल्ज़ाम ना दीजिए कि वहाँ मर्द औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। ये जो जुमला है ना जंतर मंतर और जादूगरनी वाला, ये औरत और कितनी औरतें हैं नून लीग की जो इस तरह के जुमले आके शोज़ में इस्तेमाल करती हैं। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है। जिस तरह के जुमले अगर ये मर्द उनको बोलते हैं तो जिस तरह के जुमले नून लीग वाले इमरान खान के बारे में इस्तेमाल करते हैं, क्या वो जायज़ हैं? हाँ, क्या लड़कियों को, औरतों को हक है कि वो मर्दों की बेइज्जती करेंगी? नहीं, बिल्कुल भी ना नहीं। मर्दों को हक है कि ऐसे ईमान में जहां आप लोगों से भीख मांगे हुए वोट लेकर पहुंचते हैं, आप किसी खातून की ना ये इजाज़त है किसी खातून की बेइज्जती की जाए और ना किसी खातून को इजाज़त दी जाए कि वो किसी मर्द की बेइज्जती करे। ये अगर जब तक आप ये वाली नोशन से बाहर नहीं निकलेंगे कि जनाब खातून की बेइज्जती हो गई, अरे भाई मैं लानत भेजता हूँ उस शख्स के ऊपर जो खातून की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन वो ठीक वही लानत उस औरत के ऊपर भी भेजिए जो किसी मर्द की बेइज्जती कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खलील साहब, हमारे यहाँ ये जो औरत कार्ड खेला जाता है, औरत होने का बड़ा फायदा उठाया जाता है, ये सिलसिला कब रुकेगा? आपने बड़ा अच्छा एक अहम ये इशू रेज कर दिया कि ये सिलसिला कैसे रुकेगा कि मैं औरत हूँ, मेरी तजलील कर दी कि वाकई बहुत सी औरतें हैं औरत होने का बड़ा फायदा उठाती है, इसको कहते हैं कैश करवाना। मैं बताता हूँ इसका आसान हल है। बहुत से मामले में मर्दों का मुकाबला करना चाहती हैं, फिर हर मामले में भी मर्दों का मुकाबला करे ना, फिर जहाँ औरत कार्ड खेलना होता है वहाँ मजलूम बन जाती है, औरत बन जाती है। सुनो जी, देखो ये इसका बड़ा आसान हल है। जलालत करने वाले मर्द को और जलालत करने वाली औरत को बराबर की सजा दी जाए, कोई कार्ड ना खेलने दिया जाए। अगर औरत के पास औरत कार्ड है तो फिर मर्द को भी मर्द कार्ड खेलने दीजिए। औरतें मेजॉरिटी में इस मुल्क में, अगर आप उनकी तादाद का पता है आपको तो याद रखिएगा वीमेन आर इन मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। तो आप खुदा के वास्ते अगर वीमेन कार्ड खेला जाता है तो फिर मैन कार्ड भी खेलने दीजिए उनको। ये वाला ढकोसला बंद कीजिए, जो जुर्म कर रहा है उसको सजा दीजिए ताकि दोनों फरीक जो हैं वो अपने इबरतनाक अंजाम से डर जाएं। अगर एक स्पीशीज डरती रहेगी और दूसरी स्पीशीज जो है वो आड़ लेकर अपने औरत होने का दावा बोलती रहेगी तो खुदा के वास्ते
एक हैजान बपा रहेगा इस माशरे में, और इस हैजान में बड़े सारे गुनाह होंगे जिनको आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इवेंचुअली दुनिया की तारीख अभी इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है कि कहीं औरतों की हुकूमत आ जाएगी मर्दों के ऊपर। ऐसा नहीं होगा, और इस खौफ से डरिए। ठीक है। इस तरह आप मर्द को दीवार के साथ लगाएंगी तो वो एक दिन उछल कर वार करेगा। ये कार्ड मत खेलने दीजिए। जो कल्प्रिट है उसको कल्प्रिट कहिए, जो मुजरिम है उसको मुजरिम कहिए, वो औरत हो या मर्द। जो गाली के लायक है दोनों उसको गाली दीजिए, और खुदा के वास्ते किसी एक मर्द के गुनाह की आड़ लेकर दूसरे मर्दों पर इल्ज़ाम ना लगाइए, और किसी एक औरत, घटिया औरत की आड़ लेकर दूसरी औरतों पर इल्ज़ाम लगाइए। मेरे मुल्क की औरतें मेरा प्राइड हैं। दे आर वंडरफुल वीमेन ऑन अर्थ। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस सोशल सेटअप को बचाने के लिए। अल्लाह के वास्ते बिल्कुल ये चांद छिछोरी औरतों को हवर ना करने दीजिए। ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि इनके मुंह में जो आए ये बोल दें। खलील साहब, इस मौके का फायदा उठाते हुए एक मिनट समझो, एक मिनट सुनो फिजा, एक मिनट। एक नया वतीरा पॉलिटिकल जमातों ने क्रिएट किया है। वो क्या करते हैं, अपने तर्जुमान के तौर पर अपनी औरतें ले आते हैं, ठीक है। अब ये मुश्किल हो जाए, वो जो मुंह में आए बोलती हैं, और मर्दों को वहां जानबूझ के किया जाता है। आपको लगता है जो वीमेन का कार्ड है, ये भी कार्ड खेलने के लिए औरतों को तर्जुमान बनाया जाता है आपके मुताबिक, और जो महाबदतमीज औरत है वो उसको तर्जुमान बनाया जाता है। ये गलत तरीका है। इसने हमें जो देखने को दिया है, हमारे बच्चे जो देखकर जवान हो रहे हैं, यानी पार्टी की जो तर्जुमान औरतें आपके मुताबिक वो महाबदतमीज औरतें इस टाइम पे मुल्क की। ओह यस, या वो जितनी बदतमीजी करती हैं, यहाँ जितने झगड़े होते हैं टीवी के ऊपर, वो देखने के लायक हैं, और शर्म आती है उनको देखकर। और वो क्या कल्चर प्रिवेल कर रहे हैं सारे बैठकर वहाँ। खुदा की कसम, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। बजाय इसके कि अच्छे लोगों को, नफीस लोगों को वहाँ लाया जाता, वो अपना अपना मौक़िफ़ बयान करते, एक दूसरे की बात ना काटते। जो सबसे बुरा कल्चर है, जिसको बाकायदा एक रस्म की तरह अडॉप्ट कर लिया गया है कि आप बात कर रहे हैं, कोई भी बात काट लेगा। नो, दैट शुड नॉट बी अलाउड। जी, आपको जितने, ये अगर रोल मॉडल बनना है इन्होंने, ये वहाँ तमीज़ का मुजाहरा करें। ये तमीज़ का मुजाहरा करेंगे तो इनको देखने वाले इनसे कुछ सीखेंगे। सब्र से काम ले वहाँ। वो सब्र नहीं है, ठीक एक है। दूसरे को अच्छा काट खाने को दौड़ते हैं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरे पास आखिरी 3 से 4 मिनट हैं, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि आपकी फील्ड है, आप ड्रामाज लिखते हैं और एक से बढ़कर एक आपने सब्जेक्ट चूज़ किया, बहुत अच्छा लिखा। खलील साहब, ये जो हमारे यहाँ आजकल ड्रामे बन रहे हैं, ड्रामा माशरे की कासी होता है। बहुत से लोग, बल्कि ख़वातीन मैं कहती हूँ, जो जॉब नहीं करती हैं, घरों में रहती हैं, तो उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी एक मॉर्निंग शो होता है, एक ड्रामा होता है। मॉर्निंग शोज़ में भी कुछ शोज़ में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसके मैं तो बहुत खिलाफ हूँ। पता नहीं आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं मेरी राय से, लेकिन ड्रामा जो होता है ना, रात 8 बजे का ड्रामा, शुरू से एक ट्रेंड चल रहा है कि PTV का ड्रामा देखा जाता था। अब इतने चैनल्स है, किसी भी चैनल का ड्रामा देखा जाता है। अब वो 8, 9, 10 पूरा दिन ड्रामे चलते रहते हैं। उसमें दिखाते क्या है? उसमें ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स दिखा रहे होते हैं कि घर में रहने वाली खवातीन क्या कर रही हैं, इतनी सियासत कर रही हैं, खानदान को जोड़ने की बात नहीं की जा रही, बिखेरने की बातें की जा रही, और पता नहीं क्या क्या कुछ किया जा रहा है। एक औरत है, उसके 4-4 जगहों पे अफेयर्स हैं। मतलब ये क्या दिखा रहे हैं, ये कल्चर क्या दिखा रहे हैं? इस पर आप ज़रा बात कीजिएगा कि जो लिखने वाले हैं, ये राइटर्स तो हमारे पाकिस्तान के हैं, ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? कहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है जो ये दिखा रहे हैं? देखो फिजा, आप इस बात को गौर से सुनना और बीच में काटना मत। मैं तुम्हें बताऊं, ये बात मैं तुम्हारे शोज़ में भी 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का कंटेंट फेमिनिस्ट के हाथ में गिरवी आ चुका है। मैं चीख रहा हूँ पिछले कई सालों से कि खुदा के वास्ते हमें जानबूझकर मौज़ूआत से भटका दिया गया है। देयर इज़ सम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, देयर इज़ सम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। मैं बार बार कह रहा हूँ। दूसरी, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक चैनल के मालिक ने मुझे बुलाया और हम मीटिंग में थे, 1 on 1। उन्होंने मुझे तारीफ़ करते हुए मुझे कहा कि खलील साहब, हम ना चाहते हैं आप लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के जो मसाइल हैं उनके बारे में लिखिए। हम समझते हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। मैंने कहा आप सही समझते हैं, इसलिए कि मैं उस क्लास से निकल कर आया हूँ। मैं उनके मसाइल भी जानता हूँ और मैं उनके हल भी जानता हूँ। कहते हैं नहीं, हल बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मसाइल बताइए। मैंने कहा वो क्यों? और मैंने एक जुमला कहा। जब मैं दोबारा पूछा, उन्होंने फिर रिपीट किया कि नहीं, आप सॉल्यूशंस की तरफ मत जाइए, आप सिर्फ मसाइल दिखाइए। मैंने कहा ये तो मैं अपने मुल्क की डिस्टॉर्टेड पिक्चर पेंट करूँगा।
आई एम ए राइटर सर, आई एम नॉट ए प्रॉस्टिट्यूट, आई यूज दिस वर्ड्स, याद रखिएगा। तो आप ये वाक़या है 2002 का, मैं आपको समझा दूं। उसके बाद आज 19 साल हो गए हैं। आप सोचिए कि जब एक मालिक की सोच ये है तो पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्या होने वाला था। आई कुड सिंपली अंडरस्टैंड दैट टाइम। और मैं ये बात बार बार चीख के अपने दोस्तों को, लोगों को बताता रहा। एंड आई केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर दैट। और मैं कोशिश करता रहा कि मैं ऐसे मौज़ूआत पर लिखूं जो माशरे की फलाह और उसकी इस्लाह का बायस बन सकें। लेकिन याद रखिए, मैं आपके प्रोग्राम में, कईयों के प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि आप अलमिया देखिए कि मोस्टली ख़ातीन लिख रही हैं, और जो ख़ातीन का चेहरा वो पेंट कर रही हैं वो बदनसीबी है मेरे मुल्क की। हमारे यहाँ की जो जवान होकर ब्याही जाने वाली लड़की है, उसके अंदर जो सास का एक इमेज क्रिएट किया गया है, खुदा की कसम एक डाइन का इमेज है वो बजाय इसके ये समझती कि वो मेरी दूसरी माँ है, जिसके साथ मैंने अपनी माँ से ज़्यादा बरस गुजारने हैं। इंस्टेड कि वो ये समझती, वो जाती है एक डाइन के खौफ में मुब्तला, और उस डाइन से निजात हासिल करने के लिए। उसके अलावा जो बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं अच्छा, क्या बोलूं, वो जो डाइन समझाया जाता है खलील साहब, उस डाइन से निजात हासिल करने के लिए तरह तरह के टोटके भी बताए जाते हैं। फिर वो लड़कियां जो कम अकल होती हैं, कम उम्र होती हैं, जाके वो टोटके भी आजमाती होंगी जो ड्रामों में दिखाए जाते हैं। और सारी की सारी पढ़ी लिखी नहीं होती। वो जो अनपढ़ लड़कियां हैं, वो बहुत सारे ऐसे मसाइल से दो चार हो जाती हैं जो बाद में उनकी उस दवाजी ज़िंदगी को ख़राब करने का बायस बन जाता है। वो पीर फ़कीर टोने तावीज़ गंडे में जाती हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि पीर फ़कीर और तावीज़ गंडे करने वाले कौन लोग हैं, और वो किस तरह मिस यूटिलाइज़ करते हैं हमारी ऐसी लड़कियों को। ठीक है जी, ठीक है खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। दूँगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।